इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा लेवल 2 विज्ञान और गणित की। ठीक है, इसका जो विस्तृत सिलेबस है वो क्या है, यानी आपको कितना पढ़ना है विज्ञान और गणित में। जैसे मैं विज्ञान की बात करूं तो इस बार सिलेबस तो जारी हुआ नहीं है, लेकिन जब सिलेबस जारी होगा भी तो पिछले जो एग्जाम है या पिछला जो मुख्य परीक्षा हुई थी रीट की, वही सेम रिपीट होगा। तो यहाँ पे भी वही परमाणु और अणु देके छोड़ देगा, मोलर संकल्पना देके छोड़ देगा, परमाणु संरचना देके छोड़ देगा आपको। अब आप जानो, आपका काम जाने कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तत्व यौगिक मिश्रण देके छोड़ देगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देके छोड़ देगा, ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन देके छोड़ देगा, अम्ल क्षार लवण देके छोड़ देगा। लेकिन इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ना है वो हमें ध्यान रखना है, उस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी बुक्स से पढ़ना है जिससे पूरा का पूरा सिलेबस हमारा कवर हो जाए। मुख्य परीक्षा लेवल 2 विज्ञान गणित की बात करूं तो मैं, या फिर और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो ये चीजें हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले मैं जनरल इंफॉर्मेशन बता देता हूं। सिलेबस को विस्तृत तरीके से, इसमें आपका बॉटनी भी आ जाएगा, जिसमें आपका जूलॉजी भी आ जाएगा, जीव विज्ञान भी आ जाएगा, इसमें पादप और जंतु दोनों आ जाएंगे, और रसायन विज्ञान भी आ जाएगा, और फिजिक्स भी आ जाएगा। आपको पता है 300 अंक का पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे, 2-2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें एक ही प्रश्न पत्र होगा, और नेगेटिव मार्किंग के लिए 1/3 भाग काटा जाएगा। ठीक है, और यदि मैं बात करूं तो पद, अभी तक पूरे पद कंप्लीट जारी नहीं हुए हैं। ये 2123 जो पद हैं, 2123 पद, ये संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए जारी हुए हैं। जो सामान्य शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, उसके लिए अलग से पद जारी नहीं हुए हैं। तो पदों की संख्या में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, पदों की संख्या के बारे में चिंता न करते हुए अभी से जो तैयारी स्टार्ट कर देगा वो बहुत आगे निकल जाएगा, उसका सिलेक्शन हमेशा श्योर है। नोटिफिकेशन की चिंता हमें नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा, गणित विज्ञान की यदि मैं बात करूं संस्कृत शिक्षा की, तो 970 पद नॉन टीएसपी के हैं और 43 जो है टीएसपी के, टोटल 1043 हैं। तो एक तो संस्कृत शिक्षा में है, ऊपर से सामान्य जो शिक्षा है आपकी, जो प्रारंभिक शिक्षा है, उसमें भी आपके पद निकलेंगे। तो निश्चित रूप से ये पद ज्यादा देखने को मिलेंगे। कंप्लीट है। इसका एग्जाम जनवरी में प्रस्तावित है और रिजल्ट जो है वो जुलाई में प्रस्तावित है, 2026 में। अब यदि मैं आगे बात करूं तो इसमें जो सिलेबस है, मेन जो सिलेबस है वो क्या होगा, 150 का। तो राजस्थान का जो भूगोल है, इतिहास है, संस्कृति है, और आर्ट एंड कल्चर है, और लैंग्वेज है, ये सारा का सारा आपका आएगा 80 नंबर का। 40 क्वेश्चन 80 नंबर के, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम और सामाजिक समसामयिकी विषय यानी करंट आएगा 50 नंबर का। फिर संबंधित विद्यालय विषय, जिसमें कि आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान और गणित की, साइंस और मैथ्स की चर्चा करेंगे, जिसमें 120 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन क्या आएंगे वो तो देखें। ठीक है, शैक्षणिक रीति विज्ञान, अब जो भी विषय आप लेंगे, मान लीजिए साइंस मैथ लेते हैं, तो गणित और विज्ञान का जो टीचिंग मेथड है वो आपका आएगा 20 नंबर का। फिर उसके बाद जो मनोविज्ञान है आपकी, वो 20 नंबर की आएगी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10 नंबर की आएगी। तो मेन हमारा फोकस जो है वो है सामाजिक, जो गणित और विज्ञान जो विद्यालय विषय हैं उसके बारे में फोकस रहेगा हमारा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि थर्ड ग्रेड से रिलेटेड जितना भी आप टीचिंग मटेरियल होगा वो सारा प्रोवाइड होगा। इंग्लिश, यदि मैथ्स की बात करें आप, तो मैथ्स का पूरा सिलेबस मिश्रा सर ने करवा रखा है। आप रोज क्लासें लगती हैं शाम को 9 बजे, तो आप देख सकते हैं कि वो कैसा पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का स्तर क्या है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट मैथ्स करवा रखा है। ठीक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, 199 मिनिमल फीस है। इसमें आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, थर्ड ग्रेड की या कोई भी एग्जाम के लिए। मैथ्स तो सेम ही रहती है, बस थोड़ा बहुत 2-3 टॉपिक्स जुड़ते हैं और कम होते हैं। तो इसमें आपका मैथ्स का टॉपिक टोटल जो है आपके कंप्लीट पूरा का पूरा आपके टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपके 1200 से ज्यादा क्वेश्चंस टेस्ट के रूप में मिलेंगे। हर टेस्ट में 2-2 टेस्ट हैं, ठीक है, और 3-3 टेस्ट हैं, तो हर बार नए क्वेश्चंस मिलेंगे। जीके के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। टोटल 51 टेस्ट हैं, यानी अपना नॉलेज टेस्ट करना हो प्रीवियस ईयर आधार पे, या आप जीके, यानी आपकी जीके यदि स्ट्रांग है तो आप निश्चित रूप से यहाँ पे आपके टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा पढ़ने का और पढ़ाने का स्तर क्या है। 51 टेस्ट है, विद सॉल्यूशन है, एरर फ्री है, अपडेटेड कंटेंट है। क्लियर है बात। कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है। ठीक है, इन सब की वैलिडिटी 1 साल है। और कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज में आप देखें यदि, तो टॉपिक वाइज है,
यानी एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलें और टेस्ट देते चलें। कंप्यूटर का परिचय, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, नंबर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। अच्छा, एक एक टॉपिक में एक से ज्यादा टेस्ट है, तो हर बार आपको नए टेस्ट देखने को मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस नए देखने को मिलेंगे, विद सॉल्यूशन मिलेंगे। लास्ट में आप चेक कर सकते हैं कि मेरा क्या स्कोर रहा था। और टोटल पता है आपको कितने हैं? टोटल आपके 69 टेस्ट है, टोटल 69 टेस्ट है, 69 टेस्ट है और 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 2000 प्लस क्वेश्चंस। इसमें 25 मिक्स टेस्ट है। इस प्रकार का टेस्टिंग होगा आपका, ठीक है। कंप्यूटर का 12th मंथ वैलिडिटी है। और मैं यदि जीके की बात करूं तो इसमें भी आपके 26 और 25 51 टेस्ट है और 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस है। तो इसमें भी सेम वही कंप्यूटर वाला हिसाब किताब है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं, जीके टेस्ट कर सकते हैं। जितनी भी तैयारी आपने की है इसका टेस्टिंग आपका आराम से हो जाएगा। और ये लाइव बैच चल रहा है आपका इंग्लिश स्पेशल। इंग्लिश यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की, तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश स्पेशल यदि कोई तैयारी कर रहा है या आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो भी सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स के साथ साथ आपका वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ, लाइव क्लासेस, डिजिटल नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। और इसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल है, एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपकी क्लासेज हैं, डिजिटल नोट्स हैं, सारा कुछ प्रोवाइड होता है, तो आप देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं विस्तृत सिलेबस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करें केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूलॉजी, 3 चीजें हैं। तो केमिस्ट्री की बात करूं यदि मैं, तो केमिस्ट्री में आपको परमाणु और अणु क्या पढ़ना है? परमाणु और अणु। अब परमाणु और अणु दे के छोड़ देगा, पिछले साल का ही सिलेबस सारा रिपीट होगा। और आप पिछले साल के सिलेबस देखेंगे तो सिर्फ इतना दे रखा है, परमाणु और अणु। अब आप जाने, आपका काम जाने कि कितना पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको परमाणु अणु में? पदार्थ की अवस्थाएं पढ़नी है आपको। पदार्थ की अवस्थाएं जैसे आप ठोस, द्रव, गैस और इसी के साथ साथ प्लाज्मा हो गया, ठीक है, बोस आइंस्टीन जो अवस्थाएं हैं, ये सारी पदार्थ की अवस्थाएं पढ़नी है। भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, वायुमंडल में कौन सा तत्व ज्यादा पाया जाता है, कौन सी गैस ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है परमाणु और अणु के नॉर्मल इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। मोल संकल्पना की बात करूं तो मोल संकल्पना देखिए छोड़ दिया है, लेकिन मोल चीज होती क्या है, मोल किसने बताया था? मोल जो संकल्पना थी वो किसने दी थी? ओस्टवाल्ड ने दी थी, है ना। ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने दी थी। एक मोल में कितने परमाणु होते हैं ये पता करना, ये न्यूमेरिकल्स आ सकता है। न्यूमेरिकल समझते हो ना? अच्छा, मोल यदि द्रव्यमान दे रखा हो, पदार्थ का अणुभार दे रखा हो, तो मोल कैसे निकालते हैं वो सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो मोल से रिलेटेड ये क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। रासायनिक सूत्र और बंध, जो केमिकल बॉन्डिंग है, उनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होता है वो आयनिक बंध होता है। इसी तरीके से सहसंयोजक बंध जो है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन साझा रूप से शामिल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम सहसंयोजक बंध बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का होगा तो एकल, 2 होंगे तो द्वि, 3 होंगे तो 3, तो त्रिसंयोजक बंध, एकल संयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध। और इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने होते हैं, कौन सा स्ट्रांग होता है, ये सारा हमें पढ़ना है। कंप्लीट है। मैं पहले सिलेबस बता रहा हूं, फिर कहां से पढ़ना है वो हम डिसाइड करेंगे। परमाणु संरचना, परमाणु संरचना में मॉडल्स तरह तरह के, थॉमसन ने क्या दिया, रदरफोर्ड ने क्या दिया, नील्स बोरबरी ने क्या दिया और मैक्सवेल ने क्या दिया, और इसमें क्या फ्लॉप हुआ, क्या चीजें जो थी वो नहीं थी लायक, तो ये सारा हमें पढ़ना है। प्रोटॉन, इसके परमाणु के जो अंदर जो अवयव होते हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से आपका बोसोन हो गया, मेसोन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, ये सारे, इनके ऊपर आवेश कितना होता है, इनकी खोज किसने की थी और इनका द्रव्यमान कितना होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, और समस्थानिक क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, और सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, और इनके उदाहरण हमें ये देखना है। इसी के साथ साथ हमें और क्या पढ़ना है, समस्थानिकों का उपयोग, जैसे यूरेनियम 235 है तो इसका क्या उपयोग होता है, परमाणु ऊर्जा बनाने में होता है, परमाणु बम बनाने में होता है। कोबाल्ट जो है, इसका आपके क्या यूज होता है, इसका यूज होता है हमारे कैंसर के निदान में, है ना। उपकक्षा और उपकोष, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्या है, आवर्त सारणी क्या है ना, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड क्या है, क्षार धातु किधर किस ब्लॉक में रहती हैं, मृदा क्षार धातुएं किधर किस ब्लॉक में रहती हैं, धातु किस ब्लॉक में रहते हैं, उपधातु किस ब्लॉक में रहती है, अधातु किस ब्लॉक में रहते हैं,
एस ब्लॉक की क्या खास बात है, पी ब्लॉक की क्या खास बात है, डी ब्लॉक की क्या खास बात है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये सारा पढ़ना है हमें। इसी के साथ साथ ऑफ बाउ रूल्स क्या है, ऑक्टेन रूल्स क्या है, क्वांटम संख्या क्या होती है, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड नियम, ये सब इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका है, ये सब नियम है, ये सब पढ़ने हैं हमें। इसी के साथ साथ अगला जो टॉपिक है आपका तत्व यौगिक और मिश्रण, तत्व यौगिक और मिश्रण। तो तत्व में क्या हो जाएगा आपका धातु, अधातु, उपधातु और फिर इनके उपयोग क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद यौगिक की बात करूं तो कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, विलयन में विलयन की सांद्रता क्या होती है, सांद्रता कैसे निकाली जाती है, संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, मिश्रण समांगी विषमांगी कौन कौन से होते हैं। इसी तरह से विलयन भी कई प्रकार के होते हैं, परिक्षेपण, निलंबन, कोलाइड, पायस, ठीक है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, मोलरता कैसे निकाली जाती है, इकाई आयतन में मोल्स की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है तत्व यौगिक और मिश्रण में। दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन जो है इसको भी हमें पढ़ना है कि डेली लाइफ में जो रसायन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इन सब का क्या यूज होता है, साबुन का यूज क्या होता है, साबुन दो प्रकार के होते हैं, कठोर और मृदु, अपमार्जक क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, विस्फोटक पदार्थ क्या होते हैं, डायनामाइट, टीएनटी, आरडीएक्स और इनके जो कंपोनेंट होते हैं, अवयव होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उर्वरक कौन कौन से होते हैं, जैविक अजैविक कौन से होते हैं, उर्वरक के प्रकार, उर्वरक क्या होते हैं बेसिकली, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, यही सब होते हैं। एनपीके उर्वरक क्या होते हैं, सीमेंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। कीटनाशक में बेंजीन और फिनॉल जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं आपके, वो कौन से होते हैं, वैक्स क्या है, औषधियां, जैसे मैं बात करूं सर्पगंधा की, सर्पगंधा का क्या यूज होता है, या फिर मैं बात करूं कुनैन का क्या यूज होता है ना। तो ये औषधियों के बारे में हमें चर्चा करनी है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपका जो ग्रीन हाउस गैस है ये है। ईथर, ये क्या चीज है ना। रेशे, रेशे कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, कृत्रिम होते हैं, तो रेशे कौन कौन से होते हैं, है ना। नाइलॉन 66 कैसे बनाया जाता है, बूना एस रबड़ कैसे बनाया जाता है, रेशे, रबड़, प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बहुलक, प्राकृतिक बहुलक, संश्लिष्ट बहुलक, अर्ध संश्लिष्ट बहुलक, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। पेपर में सिर्फ आपको सिलेबस में ये दे रखा है दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। अब आपको क्या पढ़ना है इसमें आप जाने, तो मैं आपको बता रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के द्वारा क्या पढ़ना है आपको। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखने हैं, इनकी खास बात क्या होती है, ठीक है। ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमें पढ़ना है। इसी के साथ बात करूं मैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उष्मा से शोषी कौन सी होती है, उष्मा क्षेपी कौन सी होती है, और इसमें विस्थापन कौन सा होता है, द्विविस्थापन वाली अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, ऑक्सीकरण वाली, अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन तो अलग से दे रखा है, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय कौन सी होती हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, इसकी पहचान कैसे होती है, रिडक्शन कैसे होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पाया जाता है, ये सारा हमें पढ़ना है। अम्ल, क्षार और लवण में क्या पढ़ना है हमें, तो अम्ल में प्राकृतिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये सब कहाँ से मिलते हैं, इनका स्रोत क्या है, इमली है या दही है या फिर आपका नींबू है ना, उनके उपयोग क्या है, स्रोत क्या है, अम्ल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्सी, ऑक्सी, प्रबल, दुर्बल और सांद्र और तनु, ये सब आपको ध्यान रखने हैं, पढ़ने हैं हमें। अम्लों के गुण क्या होते हैं, धातु के साथ क्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं या कौन सी गैस बनाते हैं, क्षार के प्रकार कितने होते हैं, प्रबल कौन से होते हैं, दुर्बल, सांद्र, तनु, इन सब के उदाहरण। क्षारकों के यूज क्या होते हैं डेली लाइफ में, अम्लों के यूज क्या होते हैं डेली लाइफ में, HCl का क्या यूज है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या यूज है, H2SO4 का, ठीक है, ये बैटरी बनाने में होता है, बैटरियों में यूज होता है। क्षारकों के गुण देख लो, पीएच स्केल आपको इसी में पढ़ना है कि कोई भी चीज पीएच स्केल पे कोई चीज कितनी है, ठीक है। तो उस ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन जो है इसकी प्रबलता को नापा जाता है, ठीक है। तो कोई चीज अम्ल है तो वो 5 से नीचे होगी, क्षार है तो 5 से ऊपर होगी, इस प्रकार से होता है। लवण जो है, साधारण लवण कौन से होते हैं, द्विलवण कौन से होते हैं, अम्लीय लवण कौन से होते हैं, क्षारीय लवण, जटिल लवण, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। कार्बन तथा उनके यौगिक,
ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसी के साथ इसमें देखूं तो जैव शक्ति सिद्धांत क्या है बर्जीलियस का। बर्जीलियस ने कहा था कि दुनिया में जितने भी तत्व हैं सब भगवान ने बनाए हैं, ठीक है, हम नहीं बना सकते। लेकिन बाद में इसका विखंडन हो गया, अमोनिया जैसे ही बना तो पता चल गया कि मानव भी अमोनिया बना सकता है। तो जैव शक्ति सिद्धांत जो है किसने दिया था? बर्जीलियस ने। अपर रूप कौन से होते हैं कार्बन के? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। समावयवता आइसोमेरिज्म क्या होती है ना, इसका सूत्र, जिनका सूत्र समान होता है और संरचनाएं अलग अलग होती हैं, आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, CnH2n, CnH2n +2, CnH2n -2। इसी के साथ क्रियात्मक समूह जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी समूह, ईथर, कीटोन, इनसे ये कहाँ कहाँ कौन कौन से तत्वों में या यौगिक में पाए जाते हैं। IUPAC नामकरण पढ़ना है, इसी में ईंधन पढ़ना है हमें, ठोस, द्रव और गैस वाला। ठोस में लकड़ी आ गई आपकी, कोयला आ गया, चारकोल आ गया, द्रव में पेट्रोल आ गया, इसी के साथ साथ आपका डीजल आ गया, बायोडीजल आ गया। और यदि मैं बात करूं तो इसी के साथ साथ आपका जो है गैस में ईंधन के रूप में क्या हम यूज लेते हैं? LPG लेते हैं, PNG लेते हैं, CNG लेते हैं, LNG लेते हैं, नेचुरल गैस, बायोगैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस। ये सब क्या है? ये सब चीजें हमें पढ़नी होंगी। क्लियर है? इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। जीव विज्ञान, तो ये केमिस्ट्री में इतना सब पढ़ना है हमें, केमिस्ट्री में हमें इतना पढ़ना है। जीव विज्ञान की यदि मैं बात करूं तो जीव विज्ञान में हम पढ़ेंगे कोशिका। अब कोशिका में भी संरचना और प्रकार्य। अब इसमें क्या पढ़ना है संरचना और प्रकार्य में? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता क्या होती है, यूकैरियोटिक की विशेषता क्या होती है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, कोशिका भित्ति किसी में नहीं पाई जाती। ठीक है, जैसे बात करूं मैं गोल्जी इकाई किसमें होता है, किसमें नहीं होता, ये सारी चीजें। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ये सारा हमें पता करना है। साइटोलॉजी क्या होती है, रॉबर्ट हुक कौन थे, और इसी के साथ साथ आपके जो ल्यूवेनहॉक थे वो कौन थे। इन्हीं के साथ साथ कोशिका के अंग माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, केंद्रक, रसधानी, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इन सब के क्या कार्य हैं। प्रोटीन कौन बनाता है, कोशिका विभाजन कौन स्टार्ट करता है, लाइसोसोम स्टार्ट करता है, सेंट्रोसोम स्टार्ट करता है। ठीक है, तो लाइसोसोम जो होता है वो पूरे की पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। लवक क्या होता है ना, गुणसूत्र क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, है ना, कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्रक द्रव्य क्या होता है, DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। कोशिका विभाजन कैसे होता है, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन, और सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम हो गया आपका, डाउन सिंड्रोम हो गया आपका, ये सारे सिंड्रोम भी पढ़ने हैं हमें। क्लियर है? इसी के साथ साथ हमें ऊतक, अगला जो टॉपिक है ऊतक है, पादप ऊतक और जंतु ऊतक, दोनों ऊतकों को पढ़ना है। हालांकि सिर्फ ऊतक देके छोड़ दिया है, लेकिन ऊतक का मतलब पादप भी पढ़ना है हमें, केवल जंतु नहीं पढ़ने हैं। पादप में विभज्योतक ऊतक होते हैं, एक स्थायी ऊतक होते हैं। विभज्योतक ऊतक जो होते हैं वो विभाजित करते हैं, वो डेवलप करते हैं किसी भी पेड़ को, शीर्ष पे रहते हैं। पौधा जब प्रगति करता है, बढ़ता है, तो उसके सबसे सिर पे रहते हैं, पार्श्व यानी साइड में रहते हैं, और अंतर्वेशी का मतलब उसके बीच बीच में रहते हैं कहीं, है ना। स्थायी वाले सरल हो गए, जटिल उत्तक होते हैं। सरल में जो पौधों की बात करूं तो मृदुत्तक होता है ना, जो थोड़ा सा नाजुक होता है, जो पल्प में पाया जाता है, पौधों के जो गूदा होता है उसमें पाया जाता है। स्थूल कोण, दृढ़ोत्तक, और जटिल वालों में क्या है, फ्लोएम और आपके जाइलम है। तो ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारा हमें पता करना है ना। संवहनी उत्तक कौन से होते हैं, ये सब। जंतु उत्तक की बात करूं तो इसमें पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक। पेशी उत्तक की बात करूं तो इसमें ऐच्छिक, अनैच्छिक, और आपके हृदय वाली जो पेशियां होती हैं जो धड़कती हैं वो हृदयक होती हैं। अनैच्छिक पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो ये सब हमें पढ़ना है उत्तक के बारे में। ठीक है, जैव प्रक्रम की बात करूं तो जैव प्रक्रम की बात करूं यदि मैं, तो जैव प्रक्रम में आपका पोषण आ जाएगा। पोषण में भी आपका अब क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा पाचन तंत्र आ जाएगा, है ना। दांत, जीभ, लार, उसी के साथ एंजाइम्स, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, पित्ताशय, ये सब आ जाएगा आपका। क्लियर है? श्वसन की बात करूं तो इसमें नासा छिद्र आ जाएंगे, मतलब सांस जहां से ले रहे हैं, और पूरा का पूरा ग्रसनी, स्वर तंत्र, श्वसन नली, ब्रोकाई, ब्रोक्यूलेस, वायुकोश, रुधिर और कोशिका, ये सब क्या है। परिवहन,
परिसंचरण, परिवहन का मतलब जो परिसंचरण है आपका हृदय वाला, उसको पढ़ना है आपको। हार्ट क्या है, शिराएं क्या होती हैं, धमनियां क्या होती हैं, रक्त दाब क्या होता है, 80/120 क्या होता है, और लसिका क्या होती है। उत्सर्जन में, परिसंचरण में भी आपको खुला परितंत्र, बंद और मिश्रित पढ़ना है, ठीक है। उत्सर्जन की बात करूं तो उत्सर्जन में आपके फेफड़ा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करता है, आपका जो आंत है, यकृत है, त्वचा आपकी पसीने को निकालती है, वृक्क जो है वो किडनी है, ठीक है, खून को साफ करता है और मूत्र उत्सर्जन करता है। तो ये सारा का सारा। इसी के साथ साथ परिवहन में आपको रक्त भी पढ़ना है, रक्त समूह कितने होते हैं, कौन किसको दे सकता है, माँ बाप का रक्त समूह है तो बच्चा कौन से रक्त समूह का होगा, आरएच फैक्टर पढ़ना है, रक्त में प्लाज्मा और रुधिराणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, किसी स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है प्लेटलेट्स, ये काम क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ पढ़ना है हमें। क्लियर है? ये सब कुछ पढ़ेंगे तो जैव प्रक्रम हो जाएगा। नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय करने का काम तंत्रिका तंत्र करती है ना। तो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र सारा कुछ पढ़ना है हमें। तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय, परिधीय, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, अनुकंपीय, परानुकंपीय, मस्तिष्क में आपका अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को भी आपको सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या क्या है, ये किस किस काम आते हैं, कंट्रोल कहाँ करते हैं, इनकी स्थिति क्या होती है। मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा, सेरिबल पेंडिकल, पश्च मस्तिष्क में सेरिबलम, मेंडुला ऑब्लिगेटा, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। ये है आपका पूरा का पूरा नियंत्रण और समन्वय। क्लियर है? जीवों में जनन की बात करूं तो जनन के रूप में यदि चीजें दे रखी हो तो आपका अलैंगिक और लैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक में कौन कौन से, विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया और आपका कायिक जनन हो गया। लैंगिक में आपके मादा और जो नर हैं उनको पढ़ना है, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, वृषण, अर्धिवृषण, शुक्राशय, शुक्र नली और शिश्न, ये सब। निषेचन क्या होता है, परख नली क्या होती है, ये सब पढ़ना है। आनुवांशिकी पढ़ना है आपको, मेंडल के नियम है ना, मेंडल के जो तीनों नियम है वो पढ़ने हैं आपको, है ना। वो पूरी टेबल जो है आपका वो याद रखनी है आपको, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो वो सारा 1:2:1:2:4:1:1:2:1, ये सारा आपको ध्यान रखना है। प्रभाविता का नियम और वो सारा मेंडल का नियम, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो हार्मोन्स आपके सिलेबस में है। बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, है ना। सीधा ही जो अपना जो हार्मोन्स होते हैं वो सारा सीधा खून में मिला देती हैं। बहिस्रावी यकृत होता है। अंतःस्रावी में पीयूष हो गई, उसमें TSH, STH, LTH, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, ये सब क्या काम करते हैं, कहाँ से निकलते हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनलिन, ये सब आपको ध्यान रखने हैं, है ना। मिश्रित में अग्नाशय हो गया, अल्फा कोशिका, बीटा और गामा सेल जो होती हैं, ये सब क्या होती हैं, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है, हार्मोन्स के रूप में। सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग और संक्रामक रोग देके छोड़ दिया है, लेकिन पढ़ना क्या है हमें ये पढ़ना है कि पादपों वाले, पादप नहीं दे रखा है लेकिन पादप वाले भी क्वेश्चन पूछेगा वो, पादप और जीव दोनों में। पादपों में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, बोरोन की कमी से कौन सा होता है, विषाणु की कमी से, जीवाणु की कमी से, कवक की कमी से। और पेड़, यदि मैं मानव की बात करूं तो इसमें आपके प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, कवक से कौन सा होता है, कृमि या हेलमिंथीज से कौन सा होता है, और वायरस से कौन सा होता है, और बैक्टीरिया यानी जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, ये सब हमें पढ़ने हैं विद ट्रिक, ठीक है। इसमें कारण और कैसे, नाम उसका बैक्टीरिया का या वायरस का, और उसके लक्षण और उपचार, ठीक है। जैव रासायनिक चक्रण की बात करूं तो इसमें फूड चेन पढ़ना है आपको, पिरामिड पढ़ना है ना। समुद्र का जो पिरामिड होता है कैसा होता है, जल का पिरामिड कैसा होता है, स्थल में पिरामिड कैसा होता है ना। और जैविक घटक में उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक। यदि फूड चेन की बात करूं तो इसमें प्रोडक्शन, उपभोक्ता कौन सा, प्राथमिक कौन सा होता है, द्वितीयक, तृतीयक कौन सा होता है ना। लिंडमान नियम क्या होता है कि ऊर्जा जो होती है एक स्तर से दूसरे स्तर पे 10% ही जा पाती है, लेकिन जो केमिकल्स होते हैं, है ना, जो केमिकल्स होते हैं वो 90% चले जाते हैं दूसरे स्तर में, ये पढ़ना है हमें। पारिस्थितिकी तंत्र, जैविक घटक, अजैविक घटक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये सारा का सारा हमें जैव रासायनिक चक्रण में पढ़ना है कि कैसे स्थिर होता है। संतुलित भोजन और कमी से होने वाले रोग, कार्बोहाइड्रेट से, वसा, प्रोटीन, विटामिन और इनसे होने वाली कमी से रोग कौन से होते हैं। विटामिन चार्ट बनाना है आपको कि विटामिन ए है तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है और ये स्रोत क्या होते हैं, इनकी कमी से रोग क्या होता है। खनिज लवण, जल,
मोटा चारा जिसको हम रुक्षांश भी बोलते हैं, है ना, तो फाइबर जिसको बोलते हैं, तो ये सारा हमें पढ़ना है। और इसी के साथ साथ मुझे लगता है यहाँ पे कंकाल नहीं दे रखा है, लेकिन आपको कंकाल तंत्र भी पढ़ के जाना है, क्योंकि पेपर का कोई भरोसा नहीं है। कंकाल तंत्र भी आपको पढ़ के जाना है, मानव का जो कंकाल तंत्र है। इसी के साथ साथ जो एनिमल किंगडम है, जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम जिसमें आपका मोलस्का, ऑर्थोपोडा और ये कार्डेटा, नॉन कार्डेटा, हेलमिंथीज, एस्केल हेलमिंथीज, प्रोटोजोआ, ये सारी जो आपके एनिमल किंगडम है वो आपका आएगा। प्लांट किंगडम में जो ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा है, ये सारा का सारा आपको करके जाना है। हालांकि दिया नहीं है पर आपकी 10th तक की बुक में है ये, तो आपको ये एडिशनल करके जाना है। क्लियर है? अब बात आती है आपकी भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान की बात करें तो इसमें सबसे पहले बल और गति आता है। अब बल और गति में क्या पढ़ना है हमें, बल और गति में क्या पढ़ना है, ये तो हो गई फिजिक्स और केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री और बायो की बात हो गई। अब फिजिक्स की बात करते हैं। तो बल और गति में गति और वेग, गति का प्रकार कौन कौन से होते हैं, वर्तुल गति कौन सी है, दोलन गति कौन सी है, सरल रेखीय, ठीक है, द्विमीय गति कौन सी, त्रिविमीय गति कौन सी होती है, दूरी विस्थापन के बीच में क्या अंतर होता है, गति के समीकरण, चाल और वेग में क्या अंतर होता है, कोणीय वेग क्या होता है, समय विस्थापन ग्राफ, समय वेग ग्राफ, त्वरण, ऐसे ग्राफ दे देगा समय और मान लो त्वरण का, है ना, समय और त्वरण का, और इस प्रकार से दे देगा। तो बताओ इसका निष्कर्ष क्या निकाला आपने। ठीक है, त्वरण क्या है, मंदन क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कितना होता है, बल की बात करूं तो संतुलन बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है, ये सब पढ़ना है। न्यूटन का नियम, जो तीनों नियम है वो पढ़ने हैं आपको। F बराबर ma, है ना, अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, ये सब बलों के बारे में पढ़ना है। संपर्क बल, असंपर्क बल, ये भी पढ़ना है आपको, संपर्क और असंपर्क बल, ये सब आपको अब पढ़ के जाना है पेपर में। ये क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। इसी के साथ साथ विद्युत धारा और परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन और विद्युत धारा का तापीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव। ये इतना बड़ा टॉपिक दे रखा है, लेकिन इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है कूलाम नियम, चालकता, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता और संधारित्र, कैपेसिटर, विभव, विभवांतर, ट्रांसफार्मर, ऊंचाई, अपचाई, किरचॉफ का नियम, है ना, धारा और वोल्टेज के क्रम में। और इसी के साथ साथ आपका विद्युत जनित्र जो बिजली पैदा करता है वो, और सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ये सब पढ़ने हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, और प्रतिरोधों का संयोजन जिसमें कि समानांतर और आपका जो आपका जिसको बोल सकते हैं गुणनक्रम और क्रम और समानांतर क्रम, दोनों में किस प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन होता है, ये सब पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण, केपलर रूल, उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसमें हमें क्या पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, जी पर क्या प्रभाव पड़ता है, त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी घूर्णन करती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तेज घूमने लग जाए तो जी कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, गहराई बढ़ाने से जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। और केपलर नियम के तीनों नियम पढ़ने हैं हमें। पलायन वेग कितना होता है, क्या होता है, द्रव्यमान और भार में अंतर, लिफ्ट में वस्तु का भार जो होता है कम होता है कि ज्यादा होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें, दिया बहुत कम है पर पढ़ना हमें थोड़ा ज्यादा है, एक्सपेंड करके पढ़ना है। ताप और उष्मा, ताप और उष्मा की बात करूं तो इसमें अंतर, जल का असामान्य प्रसार, किरचॉफ नियम ताप और उष्मा के लिए भी है। ठीक है, और विद्युत के लिए भी है। विशिष्ट उष्मा क्या होती है, गुप्त उष्मा क्या होती है, न्यूटन का शीतलन नियम, उष्मा गतिकी के 3 नियम, इंजन, बाह्य दहन और आंतरिक दहन, इंजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनकी दक्षता क्या होती है, तापमापी में डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट और केल्विन के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है, तापमापी का प्रकार, ईंधन दक्षता, उष्मा हानि, रुद्धोष्म प्रक्रम और स्टीफन नियम पढ़ना है हमें। उष्मा संचरण में आपको संवहन पढ़ना है, चालन पढ़ना है, विकिरण पढ़ना है, वाष्पन पढ़ना है और अभिवहन पढ़ना है। यानी उष्मा जो है एक रूप से एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो किस किस प्रकार से जाती है, ये हमें पढ़ना है। बात समझ में आ रही है क्या पढ़ना है। इसी के साथ में बात करूं तो प्रकाश का परावर्तन, है ना, और गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र और दृष्टि दोष पढ़ना है। ठीक है, प्रकाश की चाल, रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, हर रंग की वो कितनी होती है वो हमें पढ़ना है। तरंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ तरंग कौन कौन सी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, समतल दर्पण, इमेज की संख्या पूछ लेगा, 2 दर्पण एक साथ दे रखे हैं बताओ, या इतने कोण पे दे रखे हैं बताओ कितने प्रतिबिंब बनेंगे, पेरिस्कोप क्या होता है, प्रकीर्णन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सब पढ़ना है। गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनसे बनने वाले प्रतिबिंब, इनके जो भाग होते हैं, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस, क्षमता,
ये सब क्या होता है, इनके सूत्र क्या होते हैं, इन पे न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो कैसे पढ़ने हैं, स्नेल का नियम, अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण, ऑप्टिकल फाइबर, घटनाएं कौन कौन सी होती हैं प्रकाश से रिलेटेड, है ना, सूर्य का आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्यास्त जो है वो लेट क्यों होता है, सूर्योदय पहले क्यों हो जाता है, ये सारा का सारा चीज, गोलीय लेंस, मानव नेत्र, है ना, कॉर्निया, लेंस, ये फ्रंट में, फ्रंट मिडल और बैक, ये 3 पार्ट होते हैं ना, फ्रंट में आपका जो है कॉर्निया आ जाएगा, जो मिडल में है लेंस आ जाएगा, और बैक में आपका जो रेटिना आ जाएगा जिस पर प्रतिबिंब बनता है, ये सारा आपको पढ़ना है। और नेत्र दोष भी पढ़ने हैं, है ना, नेत्र दोष जो आपके होते हैं, वर्णांधता हो गई, किसमें बाइफोकल लेंस लगता है, किसमें आपका कॉनकेव लगता है, किसमें कॉन्वेक्स लगता है, ये सारा हमें पढ़ना है। ठीक है, ध्वनि आ गया, ध्वनि में आपका देखो श्रव्य, अवश्रव्य और पराश्रव्य, ये ध्वनियों के प्रकार, इनकी जो आवृत्तियों का जो रेंज है, परास है, वो पढ़ना है, मैक संख्या क्या होती है वो पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन बनता है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है, हाइगेंस रूल क्या होता है, ध्वनि चाल पर इफेक्ट क्या होता है, दाब का, घनत्व का, आर्द्रता का, तापमान का, ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एक आदमी की ध्वनि दूसरे से अलग होती है तो क्या कारण होता है, उसकी तीव्रता, तारत्व और गुणता में, प्रतिध्वनि इको क्या होती है, अनुनाद क्या होता है जिसको रणन भी बोलते हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, डॉपलर प्रभाव, प्रकाश और ध्वनि दोनों का पढ़ना है हमें, डॉपलर प्रभाव। उसके बाद अंतरिक्ष आता है, सौर मंडल, चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, सूर्य ग्रह, धूमकेतु और सौर मंडल, और उसके साथ उपग्रह, ये भी हमें पढ़ना है। कंप्लीट हो गई बात, समझ में आई कि नहीं आई? तो ये पूरा का पूरा आपको चीजें दे रखी हैं। तो हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया कि जो L2 का जो साइंस है, देखो जो L2 का जो रीट में जो आपका 3rd ग्रेड मेंस की परीक्षा है, साइंस मैथ वालों को ज्यादा ही मेहनत करनी है, साइंस मैथ वालों को ज्यादा ही मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट एक साथ हैं, साइंस भी है और मैथ्स भी है, साइंस भी है और मैथ्स भी है। तो साइंस में भी आपका, साइंस में भी क्या क्या है, साइंस में भी आपका फिजिक्स है, साइंस फिर केमिस्ट्री है, और साइंस में आपका बायोलॉजी है। तो तीनों ये पढ़ना है और उसके साथ मैथ्स भी पढ़नी है। तो काफी लेंदी सिलेबस हो जाता है, आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है, आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है, नहीं तो सिलेबस ही कवर नहीं होगा। मैथ्स का जो सिलेबस है हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। मैथ्स का सिलेबस जो है वो 3rd ग्रेड का जो मुख्य परीक्षा है उसका सिलेबस मैं दे रहा हूं आपको, वैसे ये सारा का सारा सिलेबस है, ठीक है, इसको पीडीएफ में मैं दे दूंगा और इसका विस्तार से हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो मैं विज्ञान की अभी बात करता हूं कि विज्ञान की जो बुक्स है वो हमें क्या करनी है, बुक्स कहां से पढ़नी है। अब देखो, मैंने 6 से लेके 10th तक की जो बुक्स है वो हमने आरबीएससी जो बोर्ड है आपका, आरबीएससी बोर्ड है, उसको मैंने देख लिया, लेकिन इसमें भी कई टॉपिक्स छूट गए हैं, कई टॉपिक्स उसमें भी छूट गए हैं, कई टॉपिक्स उसमें भी छूट गए हैं, यानी कई चीजें जो हैं वहां वो इतनी विस्तार से नहीं दे रखी या उसका जिक्र ही नहीं है। स्नेल का नियम तो दे रखा है, चलो, किरचॉफ का नियम नहीं दे रखा है, तो कई चीजें हैं जो 6 से 10 की बुक में है ही नहीं, 11वीं 12वीं की बुक में है, वहां पे 11th और 12th की बुक में है कई तो चीजें, कई तो 11th और 12th की चीजों में बुक है, कई चीजें 11th और 12th की बुक्स में हैं। तो मेरी ये दरखास्त है कि आप 8th की 6 से लेके 10th तक की बुक्स में वो सारा का सारा सिलेबस जो मैंने बताया है वो कंप्लीट करें, जो नहीं मिल रहा वो 11th और 12th की बुक्स में से थोड़ा सा पढ़ लें इसको। क्लियर है? यदि आप 11th और 12th की बुक नहीं मिल रही तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, पुरानी जो दुकान है जहां पे पुरानी किताबें मिलती हैं, 6, 7, 8 साल पहले की जो बुक्स चलती हैं, 8 साल पहले की जो बुक्स चल रही थी, जो हमारी छोटी छोटी बुक्स थी, मोटी मोटी बुक्स थी जिनमें चित्र कम थे, थोड़ी हार्ड थी, अब तो बुक्स काफी इजी कर दी आरबीएससी बोर्ड ने। ठीक है, तो वो जो पहले जो चल रही थी 8-10 साल पहले वाली बुक यदि आपको अवेलेबल हो जाती है तो लगभग आपके सारे सिलेबस 99% मिल जाएगा सिलेबस वहां पे। ठीक है, लेकिन अभी जो 6 से 10 तक की सिलेबस है उसमें आपको लगभग 60 to 70% सिलेबस, 60 to 65% ही सिलेबस मिल पाएगा। बाकी 35 के लिए आपको 11th और 12th की तरफ देखना पड़ेगा। बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी में देखना पड़ेगा, फिजिक्स है तो फिजिक्स देखना पड़ेगा, है ना, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा आपको। तो यहां करना पड़ेगा, 10th तक की बुक्स में पार नहीं पढ़ने वाली, 11th और 12th में भी कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो सेकंड हैंड बुक्स ले लीजिए, और अदरवाइज आप 6 से लेके 10वीं तक की 8-10 साल पहले जो बुक्स चलती थी उसको ले लें आप, तो पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं मैं कोर्स लॉन्च करूं, मैं साइंस पढ़ाऊं, तो मैं आप चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में कम से कम 100 लोग जो हैं, कम से कम 100 लोग बोलने चाहिए कि सर कोर्स स्टार्ट करो। ठीक है, तो कम से कम 100 कमेंट यदि होंगे, यदि आप पढ़ना चाहते हैं साइंस, यदि आप साइंस मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो फिर हम लोग एक बैच स्टार्ट करने की बात सोचेंगे।
कि ये सारा का सारा सिलेबस हमें कवर करना है और बहुत जल्दी हमें ये स्टार्ट करना पड़ेगा ये जो आपका बैच है, क्योंकि फिर कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। इसमें आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायो भी पढ़नी है, ठीक है। तो यदि आपके 100 कमेंट होते हैं, कम से कम 100 कमेंट, तो निश्चित रूप से हम एक बैच स्टार्ट करने का सोचेंगे और स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उससे कम यदि है तो फिर देखते हैं। चलिए मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इसका पीडीएफ मैं वहीं डालने वाला हूं। और तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, नोटिफिकेशन का चिंता न करें। सिलेबस जो है पद निकलेंगे ही निकलेंगे सामान्य शिक्षा के, और L2 के पोस्ट बढ़ेंगी। और अब तो सरकार किसी भी चरण में पदों की संख्या बढ़ा सकती है, ऐसा नियम आ चुका है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ आपको तैयारी की टेंशन लेनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और यदि बैच स्टार्ट करना है तो जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।